नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है वाराणसी उत्तर प्रदेश से। लक्ष्मी जब उस घर में शादी करके आई थी तब उस घर की लक्ष्मी बनकर आई थी। साल 2017 में जब वाराणसी के मार्कंडेय महादेव मंदिर में उसका विवाह 38 साल के प्रदीप मिश्रा के साथ हुआ था, तब वो मात्र 18 साल की थी। उसका पति प्रदीप उससे 20 साल बड़ा था। अपनी उम्र से 20 साल बड़े आदमी से शादी करने का मतलब था कि उसके फैमिली वालों ने मजबूरी में उसकी शादी प्रदीप के साथ की थी, क्योंकि 20 साल का अंतर कम नहीं होता। लक्ष्मी के पेरेंट्स की मजबूरी ये थी कि वे इतने गरीब थे कि बेटी की शादी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने लक्ष्मी की शादी मंदिर में की थी। प्रदीप मिश्रा उम्र में ही लक्ष्मी से बड़ा नहीं था, बल्कि अपराधी भी था। वो 10 साल की सजा भी काट चुका था। थाना चौबेपुर में उसके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, इसलिए इतनी उम्र तक वो कुंवारा ही रहा था। कुछ भी रहा हो, लक्ष्मी प्रदीप से मंदिर में शादी करके उसके घर की लक्ष्मी बनकर आ गई थी। इस तरह के आदमी से शादी करके लक्ष्मी जिस घर में आई थी, वहां संशय, डर और अपमान ने पहले से ही डेरा डाल रखा था। ऐसे घर में लक्ष्मी कहां से लक्ष्मी रहती। इस तरह लक्ष्मी नाम की ये महिला लक्ष्मी नहीं, विडंबना बनकर रह गई थी। वाराणसी के सोनबरसा गांव की उस गली में जहां सुबह गंगा की आरती की ध्वनि गूंजती थी और शाम को दीपों की रोशनी उतरती थी, वहां प्रदीप से शादी के बाद लक्ष्मी की जिंदगी बिना किसी शोर के धीरे धीरे बुझने लगी थी। प्रदीप के साथ रहते हुए दिन गुजरने लगे। उसे अपने सुख की नहीं, पति के सुख की ज्यादा चिंता रहती। धीरे धीरे उसकी उम्र 26 साल हो गई तो पति की उम्र 46 साल। लक्ष्मी जवान हुई तो पति अधेड़ यानी बूढ़ा हो गया था। अब तक वो 2 बच्चों, एक बेटे और एक बेटी की मां बन चुकी थी। सपने देखने और उन्हें संवारने की उम्र थी लक्ष्मी की। हाथों में बच्चों की गर्माहट और मन में शायद एक ऐसी जिंदगी की चाह थी जिसमें उसे हर पल सफाई ना देनी पड़े। लेकिन उसके सामने था उसका पति 46 साल का प्रदीप मिश्रा, जो ऑटो चलाता था। वो एक कातिल भी था जिसकी वो सजा भी काट चुका था। 20 साल की उम्र का फासला कोई छोटी बात नहीं होती। इस तरह देखा जाए तो लक्ष्मी ने प्रदीप से शादी नहीं की थी, बल्कि अपनी जिंदगी से, खुशियों से, सपनों से समझौता किया था। जैसा आज तक होता आया है कि लड़की के हिस्से में आया है समझना, झुकना, निभाना, वैसा ही लक्ष्मी के हिस्से में भी आया था। इसका उल्टा पुरुष के हिस्से में आता है अधिकार, शक और असुरक्षा। शादी के शुरुआती दिनों में शायद सब कुछ ठीक ठाक रहा होगा, तभी तो लक्ष्मी प्रदीप के 2 बच्चों की मां बन गई। तब प्रदीप भी जवान रहा होगा, इसलिए लक्ष्मी को हर तरह से खुश रखा होगा। इसी का परिणाम था कि उनके 2 बच्चे थे। बच्चे रिश्तों को जोड़ते हैं, परिवार को टूटने से बचाते हैं, लेकिन कभी कभी वे फंस गए होते हैं। धीरे धीरे लक्ष्मी में बदलाव आने लगा था। इसकी वजह ये थी कि अब वो जवान हुई तो उसका पति यानी प्रदीप मिश्रा बूढ़ा हो गया था। वो उसकी हसरतें जगा तो देता था, पर उन्हें शांत करना उसके वश का नहीं रह गया था। जवान लक्ष्मी की चाल में वो काफी पीछे रह जाता था। ऑटो चलाने वाला प्रदीप पत्नी और बच्चों की खुशी के लिए पैसे कमाने के चक्कर में देर रात को आता था और खाना खाकर सो जाता था। कभी कभार लक्ष्मी उससे प्यार करने की बात करती तो वो उसकी भावनाओं को नहीं समझता था। ऐसे में लक्ष्मी जल भुन जाती और बूढ़ा कहकर उसे धिक्कारती। अपमान और शर्म से प्रदीप करवट बदलकर सो जाता था। धीरे धीरे ये क्रम बढ़ता ही गया। पति का प्यार ना पाने और देह की आग शांत ना होने से लक्ष्मी का स्वभाव बदलने लगा था। वो चिड़चिड़ी सी हो गई थी, जिससे अपना ज्यादातर समय वो मोबाइल पर बिताने लगी थी। उसी बीच उसकी मोबाइल द्वारा ही किसी से मुलाकात हो गई थी, जो उसे अपने पति और बच्चों से ज्यादा अच्छा लगने लगा था। फिर तो जब देखो तब लक्ष्मी मोबाइल पर बात करती रहती। कभी मुस्कुराती तो कभी खिलखिलाकर हंसती, कभी अचानक चुप हो जाती। फिर यही चुप्पी प्रदीप को चुभने लगी।
लक्ष्मी में आए इस बदलाव से उसे लगता था कि लक्ष्मी उससे दूर जा रही है। वो उसे बूढ़ा समझती है, जिसकी वजह से वो किसी और की हो चुकी है। प्रदीप को अभी इस बात का शक था, क्योंकि उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। शक दीमक की तरह रिश्तों को भीतर से खोखला कर देता है, लेकिन ये शक नहीं था। लक्ष्मी सचमुच किसी और की हो गई थी, क्योंकि एक बार नहीं 3 बार घर, पति और बच्चों को छोड़कर वो भाग चुकी थी। वो जब भी घर छोड़कर जाती थी, कभी 1 सप्ताह तो कभी 10 दिन बाद लौटकर आती थी। पहली बात तो प्रदीप उससे कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं कर पाता था, और अगर पूछ भी लेता तो उसे बूढ़ा कहकर अपमानित करती थी। वो अपना घर बचाने के लिए चुप रह जाता था। यही वजह थी कि दिनों दिन लक्ष्मी का मन बढ़ गया और वो वही करने लगी जो वो करना चाहती थी। जो उसके मन में होता था वो वैसा ही करती थी। इससे प्रदीप परेशान रहने लगा था। लक्ष्मी ने कभी खुलकर कुछ कहा या नहीं, ये अब कोई नहीं जानता, लेकिन प्रदीप ने लोगों को जो बताया उसके हिसाब से लक्ष्मी ही हमेशा दोषी रही। प्रदीप का कहना था कि वो उसे बुढ़ा कहकर अपमानित करती थी। अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। लक्ष्मी 3 बार घर छोड़कर जा चुकी थी, पर उसने ही नहीं, किसी ने भी उससे ये नहीं पूछा कि वो कहाँ और क्यों गई थी। इसकी वजह ये थी कि प्रदीप को अपने बच्चों की चिंता थी। पत्नी नहीं रहेगी तो वो छोटे छोटे बच्चों को कैसे संभालेगा। बच्चों को पालने के लिए पैसों की जरूरत थी और पैसे कमाने के लिए उसका घर से बाहर जाना जरूरी था। अगर लक्ष्मी घर में नहीं रहेगी तो वो बच्चों को अकेला छोड़कर घर से बाहर कैसे जा पाता। यही सोचकर प्रदीप लक्ष्मी की ये गलती भी स्वीकार करता रहा और उसके ताने भी सुनता रहा। लक्ष्मी जब भी घर छोड़कर जाती थी, सप्ताह या 10 दिनों बाद खुद ही वापस आ जाती थी। वो भागकर कहाँ जाती थी, किसके पास जाती थी, ये प्रदीप को ही नहीं, किसी को भी नहीं पता था, उसके मायके वालों को भी नहीं। क्या घर छोड़कर जाना अपराध है? क्या अपनी खुशी के लिए इतना करना अपराध है? कभी कभी ये घुटन भरे वातावरण से निकलकर सांस लेने की कोशिश भी तो हो सकती है। एक औरत की मानसिक थकान दूर करने की इच्छा भी तो हो सकती है। लक्ष्मी के दिन अब बोझिल होने लगे थे। प्रदीप के घर में उसके साथ रहने में उसे घुटन सी होने लगी थी। वो माँ थी, लेकिन उससे पहले एक औरत भी थी। किसी भी औरत के लिए घर एक सुरक्षित जगह मानी जाती है। उसकी सारी दुनिया वही घर होता है, जहां उसे सुरक्षा के साथ साथ सारे सुख मिलते हैं। पर लक्ष्मी के लिए अब उसका ही घर सुरक्षित जगह नहीं रहा था। जिस सुख के लिए वो उस घर में आई थी, अब वही सुख उसे नहीं मिल रहा था। अब उसके हर सवाल में इल्जाम थे, हर चुप्पी में शक था और हर हंसी में अपराध था। जब देखो तब लक्ष्मी मोबाइल पर व्यस्त रहती थी। शायद इसलिए नहीं कि दूसरा और कोई था, बल्कि इसलिए कि कोई तो हो जिससे वो बिना डरे, बिना संकोच बात कर सके, मन की घुटन को दूर कर सके, मन को हल्का कर सके। लेकिन पुरुष समाज में औरत का अकेलापन भी उसे ही दोषी ठहराता है, अपराधी बनाता है या अपराध को जन्म देता है। अकेलेपन पर पति की उपेक्षा से परेशान लक्ष्मी एक बार फिर घर छोड़कर भागी तो 18 दिसंबर 2025 की सुबह लौटी थी। उस दिन गुरुवार था। लक्ष्मी घर तो वापस आ गई थी, लेकिन उसका मूड ठीक नहीं था। घर आने के बाद जब प्रदीप ने उसे टोका तो वो उससे लड़ने लगी थी। इस बार उसने प्रदीप से साफ कह दिया कि अब वो उसके साथ नहीं रहेगी। वो बूढ़ा हो चुका है। वो बूढ़े के साथ रहने के बजाय अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहेगी। इसके पहले भी वो 2 बार भागी थी। तब प्रदीप और लक्ष्मी का एक बार थाने में तो दूसरी बार पंचायत में समझौता हुआ था। प्रदीप उसे तलाक देने को भी राजी था, लेकिन तब लक्ष्मी ने कहा था कि अब वो नहीं भागेगी। इसके बावजूद वो तीसरी बार भाग गई थी। अकेलेपन और पति की टोका टाकी से परेशान लक्ष्मी बार बार प्रदीप से झगड़ा कर रही थी। हल्की ठंड थी, लेकिन अकेलेपन से बेचैन लक्ष्मी का मूड गर्म था। पति पत्नी के इस झगड़े से बच्चे परेशान हो रहे थे, इसलिए सभी का मूड ठीक करने के लिए प्रदीप ने 19 दिसंबर
2025 की शाम को लक्ष्मी से अपनी बहन के यहाँ चलने को कहा। उसकी बहन जौनपुर के चंदवक के अहिरोली गांव में रहती थी। लक्ष्मी प्रदीप की बहन यानी अपनी ननद के यहाँ जाने के लिए राजी हो गई। महिलाएं अक्सर मान जाती है, लक्ष्मी भी मान गई थी। शायद वो आखिरी कोशिश करना चाहती थी। सभी को अपने ऑटो से लेकर प्रदीप बहन के यहाँ पहुंचा। रात करीब 10 बजे सभी ने साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद एक बार फिर प्रदीप ने उस लड़के का जिक्र किया जिससे लक्ष्मी बातें करती थी। प्रदीप का कहना था कि लक्ष्मी उसे छोड़कर उस लड़के से शादी करना चाहती है। प्रदीप ने उस लड़के की बात की तो लक्ष्मी उसे भला बुरा कहने लगी, जबकि प्रदीप का कहना था कि वो उसे समझा रहा था। लड़के का जिक्र करने से लक्ष्मी को गुस्सा आ गया था और वो उससे जोर जोर से झगड़ा करने लगी थी। रिश्तेदारों के सामने ही प्रदीप को अपमानित करने लगी थी। वहां भी उसने वही बात कही कि अब वो उस जैसे बूढ़े के साथ नहीं रहेगी, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहेगी। ये बात प्रदीप को बुरी लगी और उसने मन ही मन उसकी हत्या करने का फैसला ले लिया। प्रदीप के अनुसार रोज रोज के इन झगड़ों से अपमानित होने से वो परेशान हो चुका था। रिश्तेदारों के सामने लक्ष्मी ने प्रदीप को अपमानित किया तो उसने तय कर लिया कि अब उसे लक्ष्मी को ठिकाने लगाना ही होगा, तभी वो शांति से रह पाएगा। थोड़ा शांत होने के बाद लक्ष्मी ने चाय पिलाने के लिए कहा। बहन ने चाय बनाने के लिए कहा तो लक्ष्मी ने कहा, नहीं, मैं घर में नहीं, बाहर चलकर चाय पीना चाहती हूँ। बच्चों को बहन के घर में ही छोड़कर प्रदीप लक्ष्मी को ऑटो से लेकर चल पड़ा। चलते समय बच्चों ने नहीं सोचा था कि वो मम्मी को अंतिम बार देख रहे हैं। यही कोई 11 बजे का टाइम था। लक्ष्मी ने एक बार फिर चाय पीने की बात की। उसकी ये एक मामूली इच्छा थी, साधारण सी बात थी, बस उसकी इस इच्छा ने अपराध को जन्म दे दिया था। लक्ष्मी ऑटो की पिछली सीट पर बैठी थी। वो सोच रही थी कि शायद सब ठीक हो जाएगा। उसे क्या पता था कि जिस आदमी के साथ उसने इतने साल गुजारे थे, आज वही आदमी उसकी सांसों का हिसाब करने वाला है। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। प्रदीप कथौर गांव के पास चोलापुर की ओर मुड़ गया। थोड़ा आगे बढ़ने पर सड़क को सुनसान देखकर प्रदीप को लगा कि यही सही जगह और मौका है। उसके दिमाग में लक्ष्मी की हत्या की योजना बनने लगी। फिर उसने ऑटो रोक दिया। उसके ऑटो रोकने पर लक्ष्मी ने पूछा, यहाँ सुनसान में ऑटो क्यों रोक दिया? प्रदीप ने बहाना बनाते हुए कहा, कुछ गड़बड़ी हो गई है, रुको देखता हूँ क्या खराबी आई है। ऑटो से बाहर आकर प्रदीप ने गले में लिपटा मफलर निकाला और उसका फंदा बनाकर तैयार हो गया। इसके बाद लक्ष्मी से कहा कि उसकी सहायता के लिए वो भी जरा बाहर आ जाए। लक्ष्मी जैसे ही ऑटो से उतरकर बाहर आई, प्रदीप ने फुर्ती से मफलर का फंदा उसके गले में डालकर कस दिया। 2 मिनट तक तड़पकर लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई। लक्ष्मी की हत्या करने के बाद उस सर्द रात में प्रदीप 10 मिनट तक चुपचाप बैठा सोचता रहा कि अब क्या किया जाए। काफी सोचने के बाद उसके मन में आया कि अगर वो शव को इसी तरह छोड़कर चला गया तो वो पकड़ा जा सकता है, क्योंकि उसका घर वहां से ज्यादा दूर नहीं था। कोई ना कोई शव को पहचान लेगा। शव की पहचान ना हो सके, इसके लिए वो शव को सड़क से घसीटकर पास के एक बाग में लेकर गया और उसकी पहचान मिटाने के लिए ऑटो में रखी एक सीमेंट की ईंट से उसके चेहरे पर कई वार किए, जिससे उसका चेहरा इस तरह बिगड़ गया कि अब उसे कोई पहचान नहीं सकता था। वहीं करीबी बाजरे के लट्ठे का ढेर था। चेहरा बिगाड़ने के बाद प्रदीप ने शव को उसी में छिपा दिया। उसके बाद वो ना घर गया और ना बहन के यहाँ। वो फरार हो गया था। बच्चों को उसने बहन के घर ही रहने दिया था। 21 दिसंबर 2025 को कथौर गांव का रहने वाला मुकबदीर सोनू यादव बाग में लगे बाजरे के लट्ठे के ढेर को उठाने पहुंचा तो उसे उस ढेर में एक महिला का शव दिखाई दिया। वो भागकर गांव पहुंचा और इशारे से लोगों को बुलाकर लट्ठे के ढेर के पास ले आया। इसके बाद लोगों ने ग्राम प्रधान दयाराम यादव को बाजरे के ढेर में शव होने की सूचना दी तो दयाराम ने ये जानकारी वाराणसी के थाना चोलापुर पुलिस को दे दी।
शव मिलने की सूचना मिलते ही एसएचओ दीपक कुमार पुलिस बल, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम को लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। थाने से निकलने से पहले उन्होंने ये सूचना पुलिस अधिकारियों को भी दे दी। शव बाहर निकाला गया। चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था, इसलिए उसकी पहचान मुश्किल लग रही थी। प्रदीप ने यही सोचा था कि चेहरा बिगाड़ देने से कोई पहचान नहीं पाएगा, लेकिन वो ये भूल गया था कि औरतें सिर्फ चेहरे से ही नहीं पहचानी जाती, उनकी पहचान एक निशान से भी हो जाती है। उसके हाथों पर पहचान लिखी थी। शव के दोनों हाथों पर टैटू थे। एक हाथ पर अंग्रेजी में PL लिखा था तो दूसरे हाथ में दिल का निशान तो बना ही था, साथ ही कुछ लिखा भी था। ये प्रेम के निशान थे। पुलिस के लिए यही सबसे बड़ा सुराग साबित हुआ। पूछताछ में मरने वाली का नाम लक्ष्मी, L से लक्ष्मी था तो P से प्रदीप, यानी उसने हाथ पर लक्ष्मी और प्रदीप लिखवा रखा था। इसका मतलब था कि वो प्रदीप से बहुत प्यार करती थी, तभी तो अपने नाम के साथ उसका नाम लिखवाया था। लेकिन समय के साथ वो प्यार खत्म हो गया था और बात हत्या तक पहुंच गई थी। उसी टैटू से शव की शिनाख्त हो गई तो पुलिस हत्यारे का पता लगाने के साथ सबूत जुटाने में लग गई थी। पुलिस को अब लक्ष्मी के पति प्रदीप मिश्रा की तलाश थी, लेकिन वो घर में नहीं था। पुलिस को उसका मोबाइल नंबर मिल गया था, जिसे पुलिस ने सर्विलांस पर लगा दिया था। इसके अलावा पुलिस सीसीटीवी कैमरों की भी सहायता ले रही थी। परिणाम स्वरूप पुलिस और क्राइम ब्रांच ने सीसीटीवी कैमरों और सर्विलांस की सहायता से प्रदीप मिश्रा उर्फ गुड्डू को ऑटो के साथ 22 दिसंबर को महमूदपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसे थाना चोलापुर लाकर एडिशनल डीसीपी और एसीपी सारनाथ की उपस्थिति में उससे पूछताछ की गई तो प्रदीप थोड़े बहुत बहाने बनाने के बाद टूट गया और पत्नी लक्ष्मी की हत्या करने का अपराध स्वीकार कर लिया। शुरुआत में उसने भी बाकी अपराधियों की तरह अनजान बनने की कोशिश की थी, लेकिन सच भारी होता है, ज्यादा देर तक छिपता नहीं है, वो जल्द ही मुंह से निकल ही आता है। जब उसने कहा कि उसने ही लक्ष्मी को मारा है तो पुलिस ने राहत की सांस ली, क्योंकि मामले का खुलासा हो गया था और आरोपी पकड़ा गया था। और फिर जैसे किसी को अपना गुनाह हल्का करना होता है तो वो गुनाह की वजह गिनाने लगता है, उसी तरह प्रदीप भी लक्ष्मी की हत्या की वजह गिनाने लगा कि वो उसे ताने मारती थी, उससे दूर हो गई थी, उसका किसी और से अफेयर था। लेकिन प्रदीप ने ये नहीं कहा कि उसने उसे समझाने या समझने की कोशिश की। प्रदीप का कहना था कि उसने उसकी हर बात सुनी, उसे हर तरह की आज़ादी दी। शायद उसी का नतीजा था कि वो आज़ाद हो गई थी, अपना धर्म और संस्कार भूल गई थी। उसने ये नहीं कहा कि किसी जवान महिला को सिर्फ रोटी कपड़ा ही नहीं चाहिए, उसे प्यार और स्नेह भी चाहिए, जो उसे परिवार के लिए बांधे रखता है। उसके 2 बच्चे हैं जो अभी कुछ नहीं जानते। सबसे ज्यादा चुप्पी अब उन्हीं के हिस्से में है। वे अपनी बुआ के पास है। उन्हें बताया गया है कि मम्मी कहीं गई है, पापा काम से बाहर गए हैं। किसी ने उन्हें नहीं बताया कि उनकी मम्मी अब कभी कहानी नहीं सुनाएगी, उन्हें अब कभी नहीं मिलेगी और उनके पिता जेल में है। पूछताछ के बाद प्रदीप को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने उसे हत्यारा साबित करने के लिए सबूत भी जुटा लिए हैं, जिसमें सीसीटीवी फुटेज के अलावा घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति के भी सबूत थे। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।